So in our last lecture, we have started our second unit of our top course, that is ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये हमारा सेकंड यूनिट है, ऑप्टिकल लॉसेस, जिसमें हमने लाइट प्रोपेगेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि लाइट कैसे प्रोपेगेट होती है, लाइट कैसे इमिट होती है, सेमीकंडक्टर जो मटेरियल रहता है, एलईडी लेजर डायोड, उससे लाइट कैसे इमिट होती है, एक इमिटेड फोटोन में कितनी एनर्जी रहती है, उसका इक्वेशन देखा था। उसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन कैसे होता है वो देखा था हमने। जब हम सप्लाई अप्लाई करते हैं किसी भी एलईडी या लेजर डायोड, मतलब जो लाइट सोर्सेस रहते हैं उसको, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट छोड़ के हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद वो एनर्जी गेन करता है, और हायर एनर्जी स्टेट से फिर से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में अपने वैलेंस बैंड में आता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एंड दैट इट इमिटेड एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। ओके, तो वो एक फोटोन होता है, और उस फोटोन की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और पर्टिकुलर एनर्जी होती है। उसकी कितनी वेवलेंथ रहेंगी, कितनी एनर्जी रहेंगी, वो डिपेंड करता है कि ये एनर्जी बैंड गैप कितनी है। ओके, वो हमने देखा था। उसके बाद एब्सॉर्प्शन क्या रहता है वो देखा था हमने। ठीक है, देन वी हैव स्टडीड द ऑप्टिकल पावर। ये जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं लाइट सोर्सेस को, तो हमें आउटपुट में पावर मिलती है कुछ, उसका भी इक्वेशन देखा था हमने। चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, एक दो न्यूमेरिकल देखा था, डीबी माइक्रो और डीबी मिली। ये डीबीएम और डीबी म्यू में हमने क्या किया था, पावर को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट देखा था, लाइट की वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहती है, और ईयर में वैक्यूम में ये सबसे ज्यादा रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड है किसी भी चीज की। तो लाइट हैज अ हाईएस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स। ओके, और ये कांस्टेंट रहती है। वैक्यूम में इसकी स्पीड इतनी रहती है, एयर में इससे थोड़ी कम रहती है, पर अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहती है। और जैसे जैसे मीडियम का हार्डनेस बढ़ता है, मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है, उससे उस मीडियम से ट्रैवल होने वाली लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, कम होते जाती है। ओके, क्योंकि जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे डेंसिटी बढ़ती है, वैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, वैसे उसके अंदर से प्रोपेगेट होने वाली जो वेलोसिटी रहती है वो कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। या उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। उसको हम बोलेंगे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सपोज हमें वाटर में कितनी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो अगर सपोज हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है, तो वो करेंगे हम, इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये जो रेशियो आएगा हमारा, वो रहेगा उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस मतलब वैक्यूम डिवाइड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। मीडियम कौन सा है, सपोज वैक्यूम ही है, तो सेम ही रहेंगी। तो सेम क्वांटिटी अगर हमने का रेशियो लिया तो हमें 1 मिलेगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और स्पेस इज ऑलवेज 1। ओके, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन, ये प्रॉपर्टी देखी थी लाइट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की, कि लाइट क्या होता है, जब हम उसको दो मीडियम के इंटरफेस में उसको इंसर्ट करते हैं या इंसिडेंट करते हैं, तो वो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहता है वो देखा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, ये नॉर्मल क्या रहता है वो देखा था, मीडियम 1 मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहता है वो भी देखा था। ओके, कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखे थे हमने। देन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या रहता है इसके बारे में भी डिस्कस किया था। पावर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में भी डिस्कस किया था। एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं दो मीडियम के इंटरफेस पे, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ओके, मतलब वो सेम मीडियम में जाती है वापस, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर वो लाइट वो दूसरे मीडियम में इंसर्ट हो गई, इंटर हो गई, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, देन द लाइट enters into the second medium, that is called as refraction. Okay, it is defined as the change in direction of a light ray when it passes obliquely from one medium to the other with different velocities of propagation. और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट होगी, तब उस लाइट की जो वेलोसिटी है वो अलग रहेंगी। ठीक है, मीडियम टू मीडियम लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है, ये बात आप याद रखो। द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू मीडियम इन्वॉल्व हैव डिफरेंट डेंसिटी। रिफ्रैक्शन कब होता है? जब दो मीडियम उसमें इन्वॉल्व है, वो दो मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग है। देखो, सेम मीडियम से सेम मीडियम में लाइट कभी रिफ्रैक्ट नहीं, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते नहीं, क्योंकि देखो ईयर है और ईयर से ईयर में भेज रहे हैं हम लाइट को, तो वहां पे मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, तो वहां पे कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं आता। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कब, ये क्वांटिटी कब आती है? जब मीडियम चेंज होता है। सपोज हम एयर से वाटर में इंसर्ट कर रहे लाइट को, या वाटर से एयर में कर रहे, या एयर से ग्लास में कर रहे, या ग्लास से वाटर में कर रहे। ओके, ये तो उस समय वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट आती है। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू मीडियम हैव different densities. This is because the velocity of wave propagation is inversely proportional to the density of medium. This is very important. Velocity of light is inversely proportional to the density of the medium. Medium की density जितनी ज्यादा, उसके अंदर से प्रोपेगेट होने वाले लाइट की वेलोसिटी उतनी कम। ओके, डेंसिटी ज्यादा मतलब उस मटेरियल का हार्डनेस ज्यादा। ओके, जैसे एयर की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, एयर में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है और वाटर में लाइट की वेलोसिटी कम है। ओके, व्हाट इज प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 2.1.4 ए। मतलब ये फिगर है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम वन, सपोज ईयर पकड़ा है यहाँ पे, मीडियम वन इज सपोज ईयर हैज लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मीडियम टू। मीडियम वन की जो डेंसिटी है, ये ईयर है सपोज, और उसकी लेस डेंसिटी है। एंड मीडियम टू इज सपोज ग्लास। मीडियम टू क्या है? ये ग्लास है, और उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ईयर से क्या है? ज्यादा है। ऐसा यहाँ पे कंसिडर किया है। और ये जो है वो इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन ईयर एंड ग्लास। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने। फिगर शोज a ray of light is incident on the interface of two medium at an angle θ1 with respect to the normal। देखो, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये जो रे है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे क्या है, क्या यहाँ पे इंसर्ट किया है, इंसिडेंट किया है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एक एंगल फॉर्म करेगा। और ये जो एंगल रहता है, ये इस एंगल को क्या बोलते हैं? दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle of incidence is the angle between incident ray with respect to normal. Okay. Next, the speed of light in medium of less density is higher than that in the second medium having higher density. ये बार बार बहुत बार रिपीट हो गया अभी कि स्पीड ऑफ लाइट, ये देखो, स्पीड ऑफ लाइट in the medium of less density is higher than that of the second medium having higher density. लो डेंसिटी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा रहती है, हाई डेंसिटी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम रहती है। एज द रे एंटर द सेकंड मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू विच द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल गेट्स चेंज। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो मीडियम में क्या है? दो मीडियम की डेंसिटी अलग है, इसलिए एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में इंसर्ट होती है, तब उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन रहती है वो चेंज होता है, वो लाइट बेंट होती है। क्या होती है? वो लाइट बेंट होती है। ओके, अब ये लाइट देखो यहाँ से क्या हो गई? ऐसी बेंट हो गई। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, वो क्या हो गई? बेंट हो गई। यू कैन सी हियर, ये लाइट ऐसे जो हमने इंसिडेंट किया यहाँ पे, वो ऐसी यहाँ पे बेंट हो गई। ओके, और बेंट होने के बाद ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, मतलब जो इंसर्ट हुई है सेकंड मीडियम में, तो ये लाइट की जो रे है और उस लाइट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल रहता है,
उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, एंड द रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. ओके, अगर सपोज मीडियम चेंज नहीं होता, सपोज मीडियम चेंज ही नहीं होता, तो वो लाइट कैसे चली जाती? मीडियम अगर चेंज नहीं होता तो ये लाइट इस डायरेक्शन से ऐसे चली जाती. तो ये जो एक वर्चुअल पाथ है उसको बोलते हैं अनरिफ्रैक्टेड रे. अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो सीधी चली जाती, तो सीधा उसका कौन सा पाथ है? फिर ये पाथ है. पर मीडियम चेंज होने के कारण वो बेंट हो गई, और बेंट हो गई और उसका पाथ चेंज हो गया. तो वो बेंट जो रे हुआ है, उस रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल रहता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये जो रे है वो उसकी जो नॉर्मल स्पीड रहती है, नॉर्मल डायरेक्शन रहती है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो उसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन रहती है, वो नॉर्मल डायरेक्शन से वो इस नॉर्मल की तरफ बेंट होगी या नॉर्मल से अवे बेंट होगी. ये डिपेंड करता है कि आप ये जो इंसिडेंट रे है वो लेस डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, या हाई डेंसिटी मीडियम से लेस डेंसिटी मीडियम में ट्रांसमिट कर रहे हैं. ओके, उस पर डिपेंड रहता है. अगर आप लेस डेंसिटी मीडियम से मोर डेंसिटी मीडियम में जब लाइट आप पास कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तब वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होंगी. ओके, और अगर सपोज आप मोर डेंसिटी मीडियम से लेस डेंसिटी मीडियम में जब आप लाइट इंसर्ट करते हो, तो ये जो रे है वो इस नॉर्मल नॉर्मल पाथ जो रहता है उसका वर्चुअल पाथ, उस पाथ से मतलब इस नॉर्मल से ये जो नॉर्मल लाइन रहती है उससे अवे वो क्या होगा? बेंट होगा, ऐसा बेंट होगा वो अवे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि when light incident when light incident from low density medium or less density medium to the more density medium, then refracted ray bends towards the normal. refracted ray क्या है? नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. और when light incident from more density medium to less density medium, then refracted ray bent away from the normal. रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा? नॉर्मल से अवे बेंट होगा. सो ये बात आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट है hence the ray appears to bend in the direction towards the normal. तो क्या हो रहा है? वो नॉर्मल की तरफ वो बेंट हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे. thus whenever a ray passes from less dense to more dense medium as shown in the figure, it bends towards the normal. जो ऑलरेडी मैंने आपको अभी डिस्कस किया. लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में जब वो लाइट ट्रेवल करता है तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है. ओके, ऑन द अदर हैंड व्हेन रे पासेस फ्रॉम मोर डेंस मीडियम टू द लेस डेंस मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर वो ये मीडियम की डेंसिटी ज्यादा रहती है, इस मीडियम की डेंसिटी कम रहती है, तो ये जो रे है ये रे कैसा कैसा जाएगा? ऐसा बेंड नहीं होगा, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, ये नॉर्मल से अवे ऐसा जाएगा, ऐसा बेंड होगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then what is next? The angle of incidence is the angle of angle measured between the incidence wave and normal, and the angle of refraction is the angle measured between the refracted wave and the normal. ये कौन सा रे है हमारा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है, दैट इज अवर ये जो एंगल है हमारा, ये कौन सा है? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो एंगल है ये कौन सा है? एंगल ऑफ refraction. So this is the angle of incidence. It is the angle between incident ray and normal, and this is the angle of refraction. It is the angle between refracted ray and normal. ये normal है. ओके, एंड इंसिडेंट एंगल मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. ओके,
So these are the two angles. Then next figure shows that the angle of incidence and angle of refraction are not same. अब देखो ये यहाँ पे चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो सेम रहता है, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सेम नहीं रहेगा। ओके, ये सेम कभी नहीं रहेगा। ओके, देन प्रिज्मेटिक रिफ्रैक्शन। प्रिज्म आपको मालूम है, प्रिज्म क्या रहता है, जो एक मल्टीपल मोनोक्रोमेटिक सिग्नल को मल्टीपल रेज में कन्वर्ट करता है, या मल्टीपल रेज या डिफरेंट कलर के सिग्नल को एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको हम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर बोल के भी यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में, उसको बोलते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्मेटिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? When the sunlight containing all the light frequencies is pressed or passed through a prism, various frequencies undergo different amount of refraction. आपको मालूम है की जो सनलाइट रहती है, सूर्याची जी किरणं असतात, सूर्याच्या किरणांमध्ये सर्व प्रकारचे सर्व कलरचे लाईट असतात, विजिबल as well as invisible. Sun rays contain visible spectrum as well as invisible spectrum. ओके, तो वो सन रेज अगर सपोज हमने उस प्रिज्म के थ्रू पास किए, इफ वी पास द लाइट different light frequencies through this prism, the red frequency are least refracted while the violet frequencies are refracted the most. आपको मालूम है कि जो हमारा लाइट स्पेक्ट्रम हमने देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो यहाँ पे क्या रहता है हमारा, रेड। ओके, और यहाँ पे कौन सा रहता है हमारा, वायलेट। यहाँ पे रहता है वायलेट। तो रेड से वायलेट तक विजिबल स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है। और रेड की जो वेवलेंथ रहती है वो 0.7 माइक्रोमीटर रहती है। कितनी? 0.7 माइक्रोमीटर, इतनी उसकी वेवलेंथ रहती है। और वायलेट की कितनी रहती है? 0.4 माइक्रोमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर, इतनी उसकी वेवलेंथ रहती है। तो 0.7 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर तक क्या रहता है, विजिबल स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि रेड फ्रीक्वेंसी जो रहती है आर लिस्ट रिफ्रैक्टेड, तो रेड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होती है, वाइल वॉयलेट फ्रीक्वेंसीज आर रिफ्रैक्टेड मोस्ट। वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्या होती है, ज्यादा रिफ्रैक्ट होती है, दैट इज द प्रॉपर्टी। स्पेक्ट्रल सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट when it is passed through a prism is called as the prismatic refraction. देखो, स्पेक्ट्रल सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट, spectral separation of white light when it pass through a prism is called as prismatic refraction. देखो, जब सब कलर मिक्स किए जाते हैं तब व्हाइट कलर फॉर्म होता है। एक बात आप याद रखो, व्हाइट और ब्लैक में क्या फर्क है? ब्लैक इज नॉट अ लाइट। ओके, जब जब सब कलर मिक्स किए जाते हैं तब व्हाइट कलर फॉर्म होता है। सो व्हाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। ऑल कलर्स मीन्स व्हाइट कलर और नो कलर्स मीन्स ब्लैक कलर। ओके, अब देखो, जब हम सनरेज में सब कलर रहते हैं, सनरेज जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तब जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम प्रिज्मेटिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, स्पेक्ट्रल सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रल सेपरेशन मतलब क्या, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो उसमें सिग्नल रहते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो लाइट रहते हैं सनरेज में, सनरेज इसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। सनरेज को क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्यों बोलते हैं सनरेज को? क्योंकि उसमें सब कलर्स के लाइट रहते हैं, इसलिए उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। तो व्हाइट लाइट जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो कुछ रिफ्रैक्ट होते हैं और कुछ रिफ्रैक्ट नहीं होते। तो एक व्हाइट लाइट जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तब हमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के रेज आउटपुट में मिलते हैं सेपरेट। तो वहां पे क्या होता है, उस व्हाइट लाइट का एक स्पेक्ट्रल सेपरेशन होता है।
मतलब वो व्हाइट लाइट से डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल को बाहर निकालता है, सेपरेट कर देता है। व्हाइट लाइट से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट, और उसी को बोलते हैं प्रिज्मेटिक रिफ्रैक्शन। दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्मेटिक रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया उस प्रिज्म पे, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे रेड मिल गया, ऑरेंज मिल गया, वॉयलेट मिल गया, डिफरेंट कलर्स के लाइट मिलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज prismatic refraction. Okay, then next is a refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है वो देखेंगे हम। मैंने ऑलरेडी आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से एक बार देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मटेरियल is defined as the ratio of velocity of propagation of light in free space to the velocity of propagation in the given material. जिस मटेरियल का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, वो कैसा फाइंड करेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अगर सपोज हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और इसका रेशियो जो आएगा वो रहेगा आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, सो दिस इज द फार्मूला, n इज इक्वल टू सी बाई वी, वेयर n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, इट इज कांस्टेंट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड v इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मटेरियल। लाइट की जो स्पीड रहती है गिवन मटेरियल में, वो सपोज v है, और वो मटेरियल वाइज वो वेरी होती है। सो इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन और बेंडिंग टेकिंग प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम के इंटरफेस में कितनी बेंडिंग होगी, वो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड कर सकते हैं। In other words, the amount of refraction depends upon the refractive indices of the two medium involved in the process. हम क्या बोल सकते हैं? In other words, the amount of refraction depends on the refractive indices of the two medium involved in the process. जो दो मीडियम में हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है सिग्नल का, मतलब जिस मीडियम से सिग्नल इंसिडेंट हुआ, जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट हो गया, तो उसके जो 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 दो मीडियम है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है, ओके, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी वेव रिफ्रैक्ट होंगी, कितनी वेव रिफ्लेक्ट होंगी। एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बट इट्स इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंट, देयरफॉर वी विल नॉट टेक इट इनटू कंसीडरेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड रहता है, पर वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। फिगर शोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। देखो, डिफरेंट मटेरियल का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया हुआ है। वैक्यूम, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 1। ये बेसिक है, फंडामेंटल है, और ये रेफरेंस के लिए पकड़ते हैं हम वैक्यूम को, क्योंकि वैक्यूम की डेंसिटी सबसे कम रहती है। वैक्यूम इवन डोंट हैव एनी डेंसिटी। एयर की डेंसिटी थोड़ी वैक्यूम से ज्यादा है, इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.0003 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। ग्लास फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 टू 1.9 तक वेरी होता है कि किस मटेरियल का आपने ग्लास बनाया है, उस पर डिपेंड रहता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा। 1.5 टू 1.9 तक जनरली रहता है। सिलिकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, 3.4 है। गैलियम आर्सेनाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.6 है। ओके, सो दीज आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम ऑफ द materials. Okay, so this is all about the property of light, refractive property of the light, that is the refraction. Okay, if you have any doubt, then you can ask.